बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस लेसन के ऊपर हम बात करेंगे बेसिकली वो है आपके पास जो मल्टीपल टेस्ट होते हैं आपके, इनके जो इंट्री टेस्ट हो गए आपके, गेड के टेस्ट हो गए आपके, नेट के, एनईटी के, एनटीएस के, ई केयर के टेस्ट हो गए आपके, या आईसीएस के जो हम बोर्ड के फर्स्ट जो सेकंड के पेपर देते हैं बोर्ड के। ठीक है, तो आपका जो 2026 के अंदर आपके जो सिलेबस है उसमें से हमने वो एमसीक्यूज़ यहाँ पे निकाले हुए हैं आज, जिनको आप एफएससी करने के बाद या एफएससी फर्स्ट ईयर के अंदर या फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर आप उनकी तैयारी करके आप बोर्ड के पेपर देते हैं। ठीक है, तो हमने वो एमसीक्यूज़ यहाँ पे निकाले हुए हैं जो आपके पेपर्स हर आने वाले पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पूरी प्लेलिस्ट को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तमाम एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हैं आपके यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए, हम वो सारे कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आप अगर चाहते हैं कि ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ आप तक पहुँचें तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने, और लाइक भी करना लाजमी है आपने। तो शुरू करते हैं। देखें कि ऐसा प्रोसेस हमने पहला यहाँ पे एमसीक्यूज़ पढ़ना है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्रिएट करते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को ताकि वो किसी काम को परफॉर्म कर सके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। किसकी? सॉफ्टवेयर की। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ये तो हम कह नहीं सकते कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, ये बन नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट, इनके सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। यस, यही इसका आंसर है, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर को बनाना है, क्रिएट करना है हमने। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सिस्टम, जब हम किसी चीज़ को इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर जो सेटिंग होती हैं वो कस्टमाइज सेटिंग होती हैं, उनको हमने अपनी मर्ज़ी से करना। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगर करना। तो उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब होता है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो मिस्टेक्स, एरर्स आते हैं उनको आपने निकालना है, रिमूव करना, उसको बोलते हैं डिबगिंग। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है डेवलपमेंट का। सेकंड एमसीक्यूज़ है, इसमें एसडीएल का स्टैंड फॉर क्या है? एसडीएल का फुल फॉर्म ये देखें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इनके वो लाइफ का साइकिल, वो एक साइकिल जिसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस होंगी। ठीक है, उनको इस्तेमाल करके हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड लॉजिक ये नहीं बनता। ठीक है, डेवलपमेंट, लर्निंग कोड ये भी नहीं बनता। सिस्टम डिज़ाइन लॉजिक कोर ये भी नहीं बनता, जब में कोर्स लिखा हुआ है ये भी नहीं बनता आपका। जो इसमें सबसे करेक्ट आंसर है वो आपका वही है। नंबर 3 के ऊपर स्टेम जो लिखा हुआ है वो कहता है एसडीएलसी का जो पर्पज़ है, प्राइमरी पर्पज़ है वो क्या है? प्राइमरी मीन बुनियादी, बेसिक। वो कौन सा पर्पज़ है इसका? ठीक है, हम एसडीएल्स को इसलिए इस्तेमाल करते हैं किसी सॉफ्टवेयर कोड बनाने के लिए ताकि हम अपनी उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेंटेन करके हम उस सॉफ्टवेयर को टाइमली आगे पहुंचाएं। जिन लोगों ने हमसे बनवाने की कोशिश की है, जो बनवा रहे हैं हमसे, उसकी क्वालिटी को नज़र रखते हुए। ठीक है, तो एसडीएलसी के अंदर मल्टीपल स्टेप्स हैं, मतलब के रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, फिर डिज़ाइनिंग करना, फिर उसके बाद डेवलपमेंट करना, फिर कोडिंग टेस्टिंग करना। ठीक है, उसको फिर डिबगिंग करना, डिप्लॉय करना, मेंटेनेंस करना, ये तमाम स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाएंगे तो आपका सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी होगी और टाइमली वो पे डिलीवर हो जाएगा। तो इसका जो बेसिक प्राइमरी पर्पज़ है वो यही है कि हमने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को देख के उसको डिलीवर करना है हमने। ठीक है, इंस्टॉल करना ओएस ये भी नहीं बनता। ओएस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडो को इंस्टॉल करना, ये भी नहीं बनता आपका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं बनता आपका एमसीक्यूज़ का पार्ट। डिज़ाइन हार्डवेयर डिज़ाइन नहीं करते हम एसडीएल के अंदर। ठीक है, मैनेज नेटवर्क, इसको भी हम नहीं करते। बेसिकली इसका ये वाला है। अच्छा, वेब डेवलपमेंट जो फ्रेमवर्क है उसकी कौन सी टाइप है? डिजेंगो, मोंगोडीबी, ये ऐसे आपके पास फ्रेमवर्क हैं जो पहले से बने बनाए हुए हैं। ठीक है, इनको हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी वेबसाइट को डेवलप करते हैं, वेबसाइट को बनाते हैं। तो ये UML बेसिकली ये क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। इसको भी नहीं हम कह सकते। ये C++ से ये लैंग्वेज है, ये भी नहीं हो सकती है आपकी। पैथन, इसको भी हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पैथन के अंदर कुछ फ्रेमवर्क बने हुए हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क बेसिकली कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको हमने पहले से बना के रखे हुए हैं। उनके नेम को इस्तेमाल करके हम उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने कोड को पहले से स्टार्ट से जनरेट ना करें। जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास पड़ी है उसको इस्तेमाल कर लें। इसमें से क्या होगा कि आपकी कोड के अंदर आने वाले एरर्स कम हो जाएंगे और आपके कोड को बनाने में आपकी जो स्पीड है वो भी क्या बढ़ जाएगी। उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डिजेंगो है। डिजेंगो बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपके डेवलपर की हेल्प करता है कि बना सके कोड को, सॉफ्टवेयर को, या मोबाइल मतलब देखें
DJI को ऐसा फ्रेमवर्क जो हेल्प करते डेवलपर की वो क्या कर सके। ऊपर हमने यहाँ बात की है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेबसाइट, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में क्या आता है, आपकी वेबसाइट को बनाते हैं हम, ठीक है। मोबाइल गेम में हम C# इस्तेमाल करते हैं, एक लैंग्वेज। डेस्कटॉप में भी हम, बल्कि इसमें हम कुछ और इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरे पास मल्टीपल लैंग्वेज हैं, इसमें हम C# इस्तेमाल करते हैं डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। हार्डवेयर को, ड्राइवर को बनाने के लिए हम कुछ और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आपकी वेबसाइट है उनको बनाने के लिए जो हम इसमें लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं, वो पास क्या है, DJI को है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि फ्रेमवर्क का जो फ्यूचर नहीं है वो कौन सा है, फ्रेमवर्क का एफिशिएंसी नहीं। फ्रेमवर्क को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर की क्रिएशन की जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है। तो यहाँ तो बनता है उसका ये आंसर, एफिशिएंसी ये तो बनता है। कहता है कौन सा नहीं बनेगा। अच्छा, उसके बाद कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोड को बार बार इस्तेमाल करना। लेकिन फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क तो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, ये भी उसका फीचर है। उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट, ये है कंसिस्टेंसी, ठीक है। मतलब फ्रेमवर्क का वो वाला इसमें से आपका जो एमसीक्यूज बनता है वो है कंसिस्टेंसी। इसका मतलब आप सीक्वेंस के साथ काम करते रहें, कंसिस्ट रहें, ठीक है। ऐसा नहीं होता। फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होते हैं, कुछ बने बने मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ बने बने पार्ट होते हैं आपके पास, कुछ लाइब्रेरीज बनी होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर लें, सिर्फ उनके नेम को इस्तेमाल करें, उनकी कोडिंग ना करें। कंसिस्ट का मतलब होता है आप लगातार कोडिंग करें। तो मतलब क्या हुआ, फ्रेमवर्क का फीचर कौन सा ना हुआ, कंसिस्टेंसी ना हुआ, ठीक हो गया। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, ये है। अब कहते हैं कि SDLC का जो पहला फेस है वो क्या है। मैंने आपसे पहले बात की थी कि हम जब भी किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो हम रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। मेरे पास कोई बंदा आया, कोई शख्स आया, उसने कहा कि मुझे ना सॉफ्टवेयर बना कर दें, तो मैं उस शख्स से पूछूंगा कि भाई मुझे आप ये बता दें कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनवाना है वो किस लिए बनवाना है, आपने पर्पज़ क्या है आपका, रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी, वो क्या काम करे, उसमें क्या फंक्शनैलिटी हूँ। तो मतलब उनसे जो पूछेंगे वो क्या, उनकी इनपुट्स हैं, इनपुट्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो इससे आप गैस करें कि क्या SDL का जो पहला फेस होगा वो क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना। टेस्टिंग तो हम बाद में करेंगे, लास्ट में जब कोड को बना लेंगे। रिक्वायरमेंट्स होंगे तो कोडिंग करेंगे हम, ठीक है। डिप्लॉयमेंट क्या होता है, डिप्लॉयमेंट होता है कि जब सॉफ्टवेयर बन जाता है, आपका कोड बन जाता है, टेस्ट हो जाता है, उसके बाद हमने क्या करना, उसको रिलीज़ करना है आगे, ताकि उसको इस्तेमाल कर सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करना है। अब जो एमसीक्यूज आपके पास नंबर 8 है वो है नॉट एक्टिविटी इन रिक्वायरमेंट्स गैदर ऑफ SDLC। SDLC जो आपके पास फेस है उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स गैदर का फर्स्ट फेस है उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ जो एक्टिविटी उसकी नहीं है। देखें, मैंने अभी बात की थी आपसे, इंटरव्यू करने से हमें क्या मिलेगा, उसका डेटा मिलेगा। ये इससे मतलब हमने उससे इनपुट ले रहे हैं हम। ऑब्जर्व करना, खुद से देखना किसी चीज़ को, इसका मतलब हम चीज़ को खुद से देखेंगे तो हम उससे इनपुट्स लेंगे, ये भी नहीं बन सकता आपका। देखें, अच्छा, डॉक्यूमेंट रिव्यू करना, यानी कि जो पहले से डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उनको हमने क्या करना है, देखना है। जैसे ना अखबार होता है, रिपोर्ट्स होती हैं, बुक्स होती हैं, रिसाले होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, उनके बारे में उनको स्टडी करना, ताकि उस चीज़ के बारे में उसको हम देख सकें, उसके बारे में हम मालूमात कर सकें, उनके बारे में कुछ इनपुट ले सकें, ठीक है। अब देखें ना, व्हाट्सएप है एक वैसी व्हाट्सएप ऐप है, इसके बारे में कोई आपके पास बंदा आता है कि मुझे इस व्हाट्सएप का एडवांस लेवल चाहिए, तो क्या करोगे, जो पुरानी व्हाट्सएप होगी उसके बारे में क्या करोगे, आप लोगों से इंटरव्यू लोगे, ऑब्जर्व करोगे खुद से। अब उसके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स पड़ेंगे उनको आप देखोगे। तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के अंदर जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो है राइट कोड, क्योंकि हम पहले रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, फिर उसको डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं कलेक्ट ड्यूरिंग ऑफ SDLC, यानी कि SDLC फेस के अंदर जब हम रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं तो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक रिक्वायरमेंट होती है आपकी फंक्शनल, एक क्या होती है, नॉन फंक्शनल, ठीक है। फिर हम इसको देखेंगे कि नॉन फंक्शनल क्या होती है और फंक्शनल क्या होती है। देखें, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा और सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करेगा, दो तरह की इनपुट्स हैं। एक वो इनपुट जो हम देखते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक वो कि सॉफ्टवेयर बनने के बाद किस तरह से वो काम करेगा, क्या आपके इनपुट्स को देख के वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें जो बात आ रही है कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स हम इकट्ठा करते हैं,
एसडीएल फेज़ के अंदर, ठीक है, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको हम कह सकते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें देखें। डिप्लॉयमेंट क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि डिप्लॉयमेंट जब हम किसी कोड को सॉफ्टवेयर को कोडिंग कर लेते हैं तो कोड को आगे हम रिलीज़ करते हैं ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, उसको बोलते हैं डिप्लॉय करना। टेस्टिंग क्या होता है, कोड बना लिया, उसको आपने क्या किया, टेस्ट किया, देखेंगे कि हम जो इनपुट्स के मुताबिक हमने कोड बना लिया, सॉफ्टवेयर बना ली हमने, उसको हम टेस्ट करेंगे डमी डेटा दे के, कुछ हम डेटा देंगे उसको, खुद से हम उससे काम करवाएंगे कि उसको ये क्यों इसलिए काम करवाएंगे ताकि उसको हम देखें कि वो हमारा काम करके दे रहा है या नहीं दे रहा जो हम चाहते हैं। टेस्टिंग नहीं हो सकता। मेंटेनेंस क्या है, ये इस एसडीएल का लास्ट स्टेज है मेंटेनेंस। मतलब इसमें हम देखते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर को आने वाले दिनों के साथ साथ उसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। मतलब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, चेंज हुई, यूज़र की नीड बढ़ती गई या तब्दील होती गई, उसके मुताबिक हम अपने क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को तब्दील करते रहते हैं। इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। तो इसके अंदर जो फेज़ आपका होगा वो क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदर है। अच्छा, हम चलते हैं अब MCQ 10 के ऊपर। डिफाइन सिस्टम स्पेसिफिक बिहेव एंड ऑपरेशन। हमने डिफाइन करना है कि जो सिस्टम का स्पेसिफिक बिहेवियर है और उसका जो ऑपरेशन क्या होते हैं कि वो क्या काम कर रहा है, बिहेवियर क्या होता है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक हो गया, किसका, एक सिस्टम का स्पेसिफिक मखसूस। अब देखिए, हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा उसका जो बिहेवियर होगा, उसका जो ऑपरेशन होगा वो किस रिक्वायरमेंट्स के अंदर आएगा। मैंने आपसे पहले बात की थी, वो किस में आएगा, फंक्शनल में आएगा। कि फंक्शनल वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी जिसमें हम ये देखते हैं कि आपके वो सॉफ्टवेयर की क्या बिहेव है, सॉफ्टवेयर क्या बिहेव करेगा और वो क्या ऑपरेशन करेगा। ठीक हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, फंक्शन है, इनके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ डिज़ाइन कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशंस, कंडीशंस, कि हमने उसको स्टॉप किया हुआ है कि भाई ये काम करना है, आपने ये काम नहीं करना, उसको हम बोलते हैं डिज़ाइन कॉन्स्टेंट। यानी कि डिज़ाइन जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपने इस हद तक आगे नहीं बढ़ना आपने। ठीक है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, ये है परफॉर्मेंस। अच्छा, परफॉर्मेंस जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी, ये भी इसमें नहीं आ सकता। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 MCQs। अच्छा, लाइब्रेरियंस कौन होता है, जो लाइब्रेरी के अंदर पर्सन बैठा होता है जो उसको मैनेज कर रहा होता है, वो कहता है बुक को ऐड करना और बुक को रिमूव करना उस लाइब्रेरी से, वो शख्स जो कर रहा होगा। इससे रिक्वायर को हम क्या बोलते हैं, मतलब क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आपकी लाइब्रेरी सिस्टम को मैनेज कर रहा है। ठीक है, उसमें से बुक्स को उस सिस्टम के अंदर वो जो बंदा होगा आपके उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके बुक को ऐड करेगा और बुक को रिमूव करेगा। यानी कि एक स्टूडेंट आ गया, उसने कहा कि मुझे ये बुक चाहिए, उसने उसको दे दी। जब वो वापसी करेगा तो क्या करेगा, उसको वहाँ से रिमूव करेगा कि हाँ इस बंदे ने मुझे वापसी कर दी है। तो इस काम को, इस रिक्वायरमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट है आपकी, इसको भी हम बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। कि ये आपको जो वो सॉफ्टवेयर है, आपको जो वो सिस्टम है, वो क्या काम करके दे रहा है आपको, क्या काम करके दे रहा है आपको, बुक को वहाँ से रिमूव करना और बुक को वहाँ से ऐड करना बुक को। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम बोलते हैं। ये सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट, सिक्योरिटी मतलब हमने सिक्योरिटी उसमें ऐड की हुई है, मतलब उसमें हमने कुछ लिमिट्स लगाई हुई है हमने। कॉन्स्टेंट क्या होती हैं बता दी मैंने आपको भी। ये परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, वही बात आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर 12 की तरफ आते हैं। विच टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स डिफाइन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स परफॉर्मेंस और कॉन्स्टेंट ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम की जो क्वालिटी है, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है और उसके कॉन्स्टेंट हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब वही कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी सिक्योरिटी जिसके ऊपर इस्तेमाल करके आप अपना काम कर सकते हो। देखें ना, आप व्हाट्सएप पे हम इस पर क्या काम कर सकते हैं, आपको पता होगा हम जो काम करते हैं। ठीक है, कुछ काम ऐसे होंगे जो हम नहीं कर सकते, जो डेवलपर है जिन्होंने व्हाट्सएप को डेवलप किया था वो कर सकते हैं। ठीक हो गया, मतलब हमारी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ हदूद हैं हमारी। तो एक फंक्शन के अंदर जब कांस्टेंट आ जाए, उसकी परफॉर्मेंस आ जाए, उसके एट्रीब्यूट्स आ जाएँ, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आ जाएँ, तो ये रिक्वायरमेंट्स होगी बेसिकली, ये रिक्वायरमेंट्स किसकी बनेगी, इसमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी आपकी, फंक्शनल होगी या नॉन फंक्शनल होगी आपकी, वही नॉन फंक्शनल। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल क्या है रिक्वायरमेंट्स,
तो पहले इसका टॉपिक, इसका लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर। आपने देखना है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो जो आपकी सिस्टम की कांस्टेंट, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को जो डिफाइन करता है, वो रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी, वो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपकी, ठीक है। रिक्वायर्ड्स यानी कि वो रिक्वायरमेंट्स जो आपको नीड है सिस्टम को टू सपोर्ट 100 यूज़र एट वंस, यानी कि ऐसी कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो आपके सिस्टम को सपोर्ट करती है जिसमें आपके 100 लोग हैं काम कर रहे हैं एक टाइम के अंदर, ठीक हो गया। तो मैंने इसके आंसर को ऊपर सेम जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, बिजनेस रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट्स होगी, वो होगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यानी कि एज वो सिस्टम जो एक टाइम के अंदर 100 यूज़र को सपोर्ट कर रहा है, मतलब कुछ काम करके दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बोलेंगे हम। 14 क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका 14 क्वेश्चन में कहता है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की कौन सी एग्जांपल है। देखें, बुक सर्च फ्यूचर, ये एक फंक्शन इसका काम है। यूज़र रजिस्ट्रेशन करना, ये एक काम है। सिस्टम अवेलेबिलिटी, ये एक काम है। बुक बारो करना, ये एक काम है। 4 इसके काम है। तो इन काम में से कौन सा ऐसा काम जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। देखें, बुक सर्च करना मतलब बुक सर्च आपके वो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें से अपने बुक सर्च करनी है। कोई बंदा, कोई स्टूडेंट आपके पास आता है, वो कहते हैं मुझे ये बुक चाहिए, तो वो सिस्टम को खोल के उसमें देखिएगा कि उसमें से कौन सी बुक है जो वो लेना चाह रहा है, उसको सर्च करेंगे वहाँ पे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बुक सर्च करना। इसको हम बोलते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो यूज़र उस वहाँ से वो बुक लेगा स्टूडेंट, उसको हम पहले वहाँ पे ऐड करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे पहले हम कि वो बंदा, वो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी का है या नहीं है, कॉलेज का। सिस्टम अवेलेबिलिटी, सिस्टम का हर टाइम मौजूद होना, अवेलेबल होना, ठीक है। तो नॉन फंक्शनल का क्या है, इसका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का सिस्टम अवेलेबल, यानी कि सिस्टम अवेलेबल का होना, ये नॉन फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट्स का पार्ट है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किस बात को इंश्योर करती हैं, ठीक है, डाउन टाइम के अंदर। तो किस बात को शो करते हैं, देखें पहली बात कौन सी यहाँ पे आ रही है, परफॉर्मेंस, ठीक है, यूजेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों पॉइंट्स। परफॉर्मेंस क्या होती है सिस्टम की, सिस्टम का किस स्पीड से काम करना, ठीक है, वो कितना अच्छा काम कर रहा है, उसकी हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस बोलते हैं। यूजेबिलिटी क्या होती है कि उसके इस्तेमाल के बाद वो सिस्टम क्या बिहेव करेगा। अवेलेबिलिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी मतलब होता है सिस्टम आपका 24 घंटे मौजूद है, जब उसको आप इस्तेमाल करें क्या आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी बोलते हैं। स्केलेबिलिटी क्या होती है, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अपनी नीड के मुताबिक उसको तब्दील करते रहें बाद में उसके रिक्वायरमेंट्स के अंदर। तो जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब उसका डाउन टाइम होगा, मिनिमम डाउन टाइम, ठीक है ना, मिनिमम डाउन टाइम, ठीक है, तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या आएगा, अवेलेबिलिटी आएगी। ऊपर हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पे देखें, ये हमने यहाँ पढ़ा था। तो आज के ये 15 MCQs थे, और ये वो MCQs हैं जो आपके ETS, नेट, NET, ECAT, गैड के अंदर आते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेसन होगा उसमें 20 या 15 या 30 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, और वो क्वेश्चंस होंगे जो कि पंजाब बोर्ड ICS के लिए आपको हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे आप। और अगर आप ये साथ साथ पढ़ते आएंगे तो इंशाल्लाह आपको वो तमाम के तमाम पेपर्स में जो क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह वो 100% इसकी तैयारी होगी इंशाल्लाह। तो आज का यही तक लेसन है आपका। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अगले लेसन में मिलते हैं, हम उसके लिए आपने वेट करना है।